1947 के पहले, वहां पे जहां पे समझौता हुआ था पाकिस्तान और पाकिस्तान इंडिया का जो डिवीजन हुआ था, वो भी कितना खूबसूरत, मतलब कितनी पहाड़ की चढ़ाई चढ़ के और बहुत सुंदर जगह बना हुआ है। वहां पे जो एमफिल करते हैं बच्चे, रिसर्चर जो होते हैं, वहां पे उनकी हॉस्टल है, क्लासेज हो रही है। सोचो उस जमाने में इतना सुंदर अंग्रेजों ने बनाया, और हम लोग क्या कर दिए आजाद होने के बाद। और व्यवस्था क्या हो गया, ट्रेन की जो लाइनें बनी है अंग्रेज ज्यादा बनाए थे, हम अभी उसको भी सरपास नहीं कर पाए हैं। तो जब से हम आजाद हुए हैं, हमारी जिंदगी और क्या हो गई है, हैफजाड। और मुझे ऐसा महसूस होता है, शायद मैं गलत हूं, अंग्रेज अगर 25-30 साल और रह जाता तो शायद चीजें और बेहतर हो जाती, लेकिन नहीं। आज आजाद होकर भी हमें क्या मिला, गुलामी। हम लोग आप देख रहे हैं कि इतना कुछ होने के बावजूद कहने का है कि डेमोक्रेसी में हमारे हाथ में है, लेकिन हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, सब कुछ मोटा भाई के हाथ में है। नेमसेक 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 का मतलब क्या होता है, एक ही नाम का। जैसे किसी ने नाम कहा शीला, मुझे नाम सुनते ही शक हो गया, इसी नाम का एक मुन्नी तो भी अंदर गई है। दोनों एक ही नाम का तो हो ही नहीं सकती है, दोनों का नाम एक ही था, एक ही नाम का था, इसलिए नाम सुनकर मुझे शक हुआ, क्योंकि ये हो सकता है किसका केस हो, नेमसेक 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 नेमसेक। ऐसे सेक का मतलब होता है के लिए, जैसे फॉर योर सेक, तुम्हारे लिए। एक ही नाम का, पर्सन और थिंग दैट हैज द सेम नेम एज अनदर। ये देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, देखो क्या दिख रहा है यहाँ पे, मनु देखो यहाँ पे, ये क्या है, ये ADGHUK, सही करो इस, एक ही नाम का। यहाँ पे देखो क्या है, सिनेक्योर 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 सिनेक्योर। सिनेक्योर का मतलब होता है उच्च वेतन प्राप्त आरामदायक नौकरी। अब देखिए सिनेक्योर कैसे याद करेंगे, साइन करो और पैसा लो। बहुत सारे जॉब ऐसा है, हमारे एक मास्टर जी थे, सुनील सर नाम था उनका, आज वो किसी नहीं है अभी, आज कहीं किसी शहर में अपना धंधा बिजनेस व्यवसाय चला रहे हैं। तो उन्होंने कहा था कि मुझे कि देखो जितना पढ़ोगे ना, जितना ज्यादा पढ़ोगे ना, आगे चल के तुम्हें उतना ही कम काम करना पड़ेगा, कम लिखना पड़ेगा। आज ज्यादा लिखोगे तो कल कम लिखना पड़ेगा। ये बात मुझे बिल्कुल समझ में आई, लेकिन पूछा मैंने कि सर ये कैसे होगा, तो उन्होंने कहा देखो अगर ज्यादा पढ़ोगे ना तो तुम बन जाओगे राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति बनोगे तो सिर्फ साइन करना पड़ेगा। हालांकि क्या हुआ, हालांकि इसका कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन ये बात मुझे समझ में बच्चा था, ये फिफ्थ की बात होगी, सिक्स की बात होगी, ये बात समझ में आ गया कि सही में राष्ट्रपति को तो सिर्फ क्या करना पड़ता है, साइन करना पड़ता है। ज्यादा पढ़ेंगे हम तो सिर्फ क्या करना पड़ेगा, साइन करना पड़ेगा। क्या कर रहे हैं आप, एग्जाम्पल दे रहे हैं, बैंक मैनेजर हो या जो भी हो, उन्होंने बैंक मैनेजर नहीं बोला, उन्होंने कहा राष्ट्रपति बनोगे। तो सिनेक्योर का मतलब होता है उच्च वेतन प्राप्त आरामदायक, साइन कर और पैसा ले जा, साइन कर और पैसा ले जा, साइन कर और पैसा ले जा। मिसोगाइनिस्ट 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 मिसोगाइनिस्ट। देखिए मिस मतलब होता है, मिस हमेशा नेगेटिव शब्द को दिखा, जैसे मिसएंथ्रोपिस्ट किसको बोलेंगे हम, जो मनुष्य से, एक होता है फिलैंथ्रोपिस्ट, जिसे मनुष्य से प्यार हो, परोपकार करना चाहता हो। और मिसोजिनिस्ट मतलब, मिसोगाइनिस्ट का मतलब क्या होगा, गाइन मतलब होता है लड़की, वुमन।
मन के लिए आता है। इसका मतलब ये हो गया स्त्रियों से घृणा करने वाला। स्त्रियों से जो हम पढ़ेंगे रूट वर्ड और सफिक्स प्रीफिक्स, वहां भी से भी बहुत सारी क्लैरिटी आएगी आपको। मिसोगाइनिस्ट का मतलब स्त्रियों से घृणा करने वाला। तो हमारे आसाराम, राम रहीम सब क्या है? मिसोगाइनिस्ट, मिसोगाइनिस्ट, मिसोगाइनिस्ट। वो घृणा करते हैं, अदरवाइज ऐसा अभद्र व्यवहार कभी नहीं करते। यूफेमिज्म, 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 यूफेमिज्म। यूफेमिज्म मतलब कठोर बात को भी कोमलता के साथ कहना। यूफेमिज्म, यूं ही फेम नहीं मिलता है। फेम पाने के लिए आपको क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा? यूफेमिज्म, यूफेमिज्म, यूफेमिज्म। हमारे मोदी जी क्या करते हैं? कितना भी कठोर से कठोर कदम क्यों नहीं उठाना हो, लेकिन शब्द का चुनाव बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, बहुत ही रेटोरिक अंदाज में। या फिर कदम कितना भी कठिन हो, लेकिन शब्द बहुत ही माइल्ड होता है। वो शब्दों के जरिए ही तो सम्मोहित करते हैं सबको। कुछ बड़ा घटना भी करना है तो कहते हैं देखो दवा हम खाते हैं स्वास्थ्य के लिए, लेकिन कड़वा लगता है वो। तो उसी प्रकार हम जो कुछ करने जा रहे हैं उससे हेल्थ बेनिफिट होगा, आर्थिक बेनिफिट होगी, लेकिन थोड़ा सा आपको क्या लगेगा? कड़वा लगेगा। जैसे किसान के बारे में जो भी आया, तो यही समझा रहे हैं। तो मैंने बुरे से बुरे परिस्थिति को भी अच्छे से अच्छे शब्दों में कहने की कला को क्या कहते हैं? यूफेमिज्म। यू मतलब होता है गुड, फेम मतलब होता है कहना। ऐसे यू मतलब गुड होता है, आपने सुना होगा यूजेनिक्स, यूफोरिया, अच्छा महसूस करना, हर्षोल्लास। ई यू जब भी आएगा समझ जाइए अच्छे की बात का। यूजेनिक्स का मतलब होता है, यू मतलब गुड और जेन मतलब होता है जन्म देना, जनरेशन। अच्छे अच्छे बच्चों को, उत्तम किस्म का बच्चा को धरती पे कैसे लाया जाए, ये खोज किया हुआ है। ये जो पढ़ाई लिखाई होती है उसे कहते हैं यूजेनिक्स। क्या कहते हैं हम लोग? यूजेनिक्स, यूजेनिक्स, यूजेनिक्स। हम लोग तो बस एक दुर्घटना बस धरती पे आ गए हैं। हमारे धरती पे लाने के पहले कोई खोज नहीं, कोई छानबीन नहीं कि कैसे उतना उत्तम किस्म का बच्चे को जन्म दिया जाए। बस आ गए तो ऐसे होंगे, आलू प्याज गाजर मूली जैसे आएंगे। अगर सेब बना है तो उसके लिए व्यवस्था करना पड़ेगा। कॉन्सैंग्यूनिटी, 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 कॉन्सैंग्यूनिटी। कॉन्सैंग्यूनिटी का मतलब होता है खून का संबंध, रिलेशनशिप बाय बर्थ इन द सेम फैमिली। देखो को मतलब होता है साथ, और सैंग मतलब होता है ब्लड। तो जब एक साथ ब्लड की बात हो तो इसका मतलब क्या हो गया? ब्लड एक साथ तब हो रहेगा जब क्या होगा? आपस में खून का संबंध होगा, तभी आपका खून मेरा खून उसका खून मिलेगा, एक साथ होगा तभी जब दोनों के बीच में खून का संबंध होगा। कॉन्सैंग्यूनिटी, कौन सी आंट है, कौन सी आंट है जिसके साथ तुम्हारा खून का संबंध है? कॉन्सैंग्यूनिटी, कॉन्सैंग्यूनिटी, कॉन्सैंग्यूनिटी। ग्रोप, ग्रोप, ग्रोप। ढीले क्यों पड़ जाते हो भाई? ग्रोप, ग्रोप, ग्रोप। ग्रोप, ग्रोप, ग्रोप। ग्रोप का मतलब होता है अंधेरे में ढूंढना, टटोलना नहीं कहते, टटोलना। ग्रोप, ग्रोप, ग्रोप। हमें रोप ढूंढना था, रोप। रोप मतलब, तो रोप के लिए मुझे क्या करना पड़ रहा था?
आप देखिए कहीं मान लीजिए थैला है, थैला में हम लोग क्या करते हैं, हाथ डाल के ढूंढते हैं कि पैसा दिख जाए, कुछ मार्कर दिख जाए, पेन दिख जाए, उसको क्या कहते हैं हम, ग्रोपिंग करना, टटोलना। ग्रोप ग्रोप एक रस्सी की आवश्यकता थी और रस्सी को, रोप को मैं कर रहा था ग्रोप, रोप को कर रहा था ग्रोप, रोप को कर रहा था ग्रोप। फर्रो फर्रो फर्रो, फर्रो फर्रो फर्रो, फर्रो फर्रो फर्रो। फर्रो का मतलब होता है, आप अगर किसान परिवार से संबंधित हो या फिर आपने मूवी देखा होगा, हल देखा होगा, खेत देखा होगा, तो खेत में जब हल चलता है तो क्या बन जाता है। मुझे याद है कि मेरे दादाजी जब हल चलाते थे तो स्वाभाविक है क्या बनता था, हल चल रहा है और पीछे एक रेखा बन रही है, रेखा बन रही है। जब एक बार हल चल गया उसके बाद हम लोग जब खाना लेके पहुंचे थे उनके लिए, तो दोनों पोता को कहते थे ऐसा है, मैं वो बीच में डंडा एक होता था, फिर एक तरफ इधर बैठाते थे, एक तरफ, और रस्सी पकड़ के बैठ जाते थे। कई बार तो आगे गिरे, कई बार पाछे गिरे। तो वो क्या होता था, हल का जो रेखा बनता था उसको पहले, अब बाद में क्या कर रहे हैं हम, बराबर कर रहे हैं। तो जो हल का रेखा जो बनता है उसे कहते हैं फर्रो फर्रो फर्रो। हर रो में क्या दिख रहा है मुझे, फर्रो। हर रो में क्या दिखा, फर्रो। हर रो में क्या दिखा, फर्रो। हर रो में क्या दिखा, पिशिवोर पिशिवोर पिशिवोर, पिशिवोर पिशिवोर पिशिवोर, पिशिवोर पिशिवोर पिशिवोर। पिशिवोर का मतलब, पिशी शब्द का मतलब जैसे पीसी कल्चर मतलब मछलियों का जो पालन होता है, और पिशिवोर, वोर मतलब खाने वाला। पिशिवोर का मतलब मछली खाकर जिंदा रहने वाला। पिशिवोर पिशिवोर पिशी। तुम पेशेवर इंसान हो, और ऐसे पेशेवर इंसान हो जो पेशेवर ही नहीं हो, बल्कि तुम पेशीवर हो, मछली खा के जिंदा रहते हो। और मैंने सुना है कि मछली खाना अन्य नॉन वेजिटेरियन स्टफ से ज्यादा लाभदायक, हेल्दी होता है। विटामिन ए, विटामिन ए नहीं, कुछ ए आता है आंखों के लिए, आंखों के लिए, सही कहा आपने, आंखों के लिए। आइए एक बार इसको रिवाइज करते हैं। पल्सेट का मतलब क्या होता है, पल्सेट, बिना देखे बोलना। देखो आपने याद हुआ, पल्सेट, हैफजार्ड, नेम सेक, सिनेक्योर, मिसोगैनिस्ट, पीसीवोर, फर्रो, ग्रोप, कॉन्सैंग्यूनिटी, यूफेमिज्म। जैसे कहते हैं कि आप ये नहीं कहिए कि अरे क्या बताएं मेरे दादाजी मर गए, खत्म हो गया। खत्म हो गया बोलना, मर गया अच्छा नहीं रहता है। हम या तो कहेंगे स्वर्गवास हो गए, अल्लाह को प्यारे हो गए, या देहांत हो गया, देह का अंत हुआ। जिंदा आज भी है, देह का सिर्फ अब बोलते हैं सटक लिया। तो ये सब शब्द जो है ये यूफेमिज्म नहीं है। ले डाउन वंस आर्म्स, सरेंडर करना। वेट वंस विशल, टू रॉक द बोट, a cry in wilderness, wear and tear, as hard as nail,
होल्ड कोर्ट, इन द नीक ऑफ टाइम, गो हेवायर, मतलब नॉट वर्किंग प्रॉपरली, करेक्टली, डाउटिंग थॉमस, शक करने वाला व्यक्ति, डाउटिंग थॉमस। तो मैं वो खेल को लेकर जो मैं बोल रहा था, तो ऐप पे जितनी भी चीजें दी हुई है ना, उसको समय मिले कहीं भी हो, वो वोकैबुलरी देख लिया या फिर कोई प्रैक्टिस कर लिया, बहुत सारे टेस्ट भी अवेलेबल है, फ्री टेस्ट है, वो टेस्ट बना लिया, लेकिन अन्य काम में मत लगाओ। और एक दिन संडे को, अभी पूरा 7 दिन या पूरा 6 दिन पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो, और एक दिन संडे को कुछ भी मत पढ़ो, या 2 दिन मत पढ़ो, कुछ भी मत करो। जब 2 दिन खाली हो गए ना, जैसे अगर इस जगह को खाली कर दिया जाए, हवा से खाली कर दिया जाए, तो आप देखेंगे चारों तरफ से हवाएं क्या करेगी, इसको घेर लेगी। उसी प्रकार अगर मान लो 2 दिन आप शून्य हो गए, शून्य समय आपने दे दिया, कुछ पढ़ाई लिखाई नहीं करनी, बस मस्ती करनी है, खाना पीना, यार दोस्तों क्या, तो 5 दिन जो बचेगा ना, उस 5 दिन में इतना पढ़ लोगे ना, आप इतना पढ़ लोगे कि आप 10 दिन का काम कर लिया आपने। हमारे अब्राहम लिंकन क्या कहते थे कि मैं जंगल में काटने में समय बहुत कम देता हूं, आध मतलब 4 घंटा में क्या करता हूं, उसको शार्पेन करता हूं 4 घंटा, और 1 घंटे में काम करके आ जाता हूं। वही 2 घंटा, 2 दिन कहो आप, 2 दिन अपने आप को शार्प, मतलब रिक्रिएट करने में, री एनर्जाइज करने में आप 2 दिन समय दे दो। नहीं तो अगर आप 7 दिन 24 घंटा पढ़ रहे हो तो नहीं पढ़, धोखा दे रहे हो। वो लग रहा है कुर्सी पे बैठ के पढ़ रहे हो, कभी नींद आ रही है, कभी कुछ सोच रहे हो, कभी कुछ हो रहा है, 10 तरह के विचारों से घिरे पड़े हो। नहीं, 2 दिन, 1 दिन कुछ मत करो, और 5 दिन पूरा तन मन से लग जाओ, फिर देखो मजा आएगा। तो बॉडी को बैलेंस करना पड़ेगा। आइए शुरुआत करते हैं हम लोग सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। अब तक हमने सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट कितने बातें की हैं? 11 बातें की हैं ना। एक बार मैं इसको रिपीट कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा कि नन के साथ वर्ब हमेशा क्या आएगा, चाहे ऑफ हो या ऑफ ना हो, लेकिन नन बट के बाद जैसा नाउन वैसा इसी का अपोजिट एक एंटोनिम है नथिंग बट। नथिंग बट के साथ नाउन कैसा भी हो, वर्ब हमेशा, वर्ब हमेशा क्या आएगा, सिंगुलर। वर्ब हमेशा क्या आएगा, वर्ब। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, यही तो बताया था आपको। उसके बाद एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी, एवरीवन, समवन, नो वन, एनीवन, एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, वर्ब क्या आएगा, हमेशा आएगा सिंगुलर। क्यों आएगा बता रखा है हमने। उसके बाद मैनी, मैनी के बाबत हमने 4-5 बातें की हैं आपसे कि मैनी अकेला आए या किसी नाउन के साथ आए या ऑफ से जुड़कर आए या फिर अ ग्रेट मैनी या गुड मैनी बनकर आए, वर्ब हमेशा क्या आएगा, हम प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। रीजन बहुत साफ है कि मैनी बहुवचन होता है, और सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। किसी भी वर्ब में एस और एस लगाकर बनाते हैं मुन्नी, क्या उसे हम सिंगुलर, और किसी भी वर्ब में एस और एस को रिमूव करके क्या बना देते हैं,
प्लूरल बना देते हैं। लेकिन मेनी एन के साथ कैसा नाउन आएगा? मेनी एन के साथ सिंगुलर नाउन, सिंगुलर वर्ब। इसलिए क्योंकि जब मेनी एन कह दिया ना तो नाउन क्या आएगा? और एन के बाद जब नाउन सिंगुलर आ गया, और नाउन सिंगुलर क्यों आया? क्योंकि एन के साथ ग्रामेटिकली हमारी कंपल्सन है, बाध्यता है कि एन के बाद आने वाला नाउन सिंगुलर होगा। ये 99% का 100% कंडीशन में ऐसा ही होगा। कभी अगर दिख भी गया ए के बाद, नहीं, कभी अगर आपको दिख गया ए के बाद प्लूरल नाउन, तो या तो गलत होगा या तो वो इडियोमेटिक इस्तेमाल होगा। इडियोमेटिक वो इडियम से होगा, जैसे इडियम है इन असेंबल्स, तो वहां पे आया असेंबल्स है, वो इडियम्स है, हम कुछ नहीं कर सकते, इडियोमेटिक इस्तेमाल है। इसलिए मैंने 100%, इडियम्स की तो बात ही अलग है, लेकिन 100% है ए एन के बाद आने वाला नाउन होना चाहिए सिंगुलर। और नाउन जब सिंगुलर हुआ, और सब्जेक्ट कौन है? नाउन ही है ना, सब्जेक्ट तो नाउन ही बनेगा। तो स्वाभाविक है नाउन जब सिंगुलर हुआ तो वर्ब क्या आ जाएगा? सिंगुलर। लेकिन मेनी ए बॉय का मतलब क्या हो जाता है? एक बॉय नहीं बल्कि बहुत सारे लड़के हैं, लेकिन उनमें से एक एक की बात हम कर रहे हैं। फिर हमने आपसे बात की थी इट के बारे में, कि इट जब भी सब्जेक्ट बनेगा, इट जब भी सब्जेक्ट बनेगा, वर्ब हमारा कैसा होगा? हम इट के साथ सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। व्हाई? बिकॉज इट इज अ सिंगुलर प्रोनाउन। इट क्या है? इट एक सिंगुलर प्रोनाउन है, और सिंगुलर प्रोनाउन के साथ वर्ब क्या इस्तेमाल करेंगे? हम सिंगुलर प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे। फिर हमने आपसे बात क्या की थी? नन हो चुका है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर मिस्टर राणा जी। उन्होंने कहा जब दो सब्जेक्ट एज वेल एज से, एंड नॉट से, बिसाइड से, इन एडिशन टू से, एंड नॉट, रादर देन, नो लेस देन, ऐसे शब्दों से जब दो सब्जेक्ट को कंबाइन किया जाता है तो वर्ब का अग्रीमेंट किसके मुताबिक होगा? पहले वाले के मुताबिक होता है। किसके मुताबिक? रीजन ये है कि ऐसे शब्द हमेशा इंपॉर्टेंस किसको देते हैं? पहले वाले को। जो इंपॉर्टेंट है अग्रीमेंट वर्ब का, उसी के साथ होगा। फिर हमने बात की थी आपसे नीड और डेयर, याद है आपको? ध्यान से सुनिएगा, जिन बालों को समझ में नहीं भी आया होगा ध्यान से सुनेंगे, समझ में आ जाएगा। नीड और डेयर अंग्रेजी में दो प्रकार से इस्तेमाल होते हैं। जैसे भगवान विष्णु कभी राम बन के तो कभी श्याम बन के, उसी प्रकार नीड और डेयर कभी मॉडल बन के तो कभी मेन वर्ब बन के। और मॉडल अगर बन गया तो क्या उसमें एसओडीएस लगेगा? नहीं लगेगा। तो कैसे पता चलेगा कि ये मॉडल है इस वाक्य में? तो नीड और डेयर के साथ नो, नॉट जैसे शब्द या निगेटिव
पार्टिकल्स आ जाएं और उसके बाद आने वाला, क्योंकि अगर मॉडल है मतलब ऑक्सिलियरी है, और ऑक्सिलियरी है तो इसको क्या चाहिए, मेन वर्ब चाहिए। जब हम कहते हैं कि आप हेल्पर हो, आप असिस्टेंट हो, आप हेल्पिंग पर्सन हो, तो इसका मतलब कोई ना कोई व्यक्ति तो है जिसको आप, तो कोई अगर हेल्पिंग वर्ब है तो स्वाभाविक इसका कोई ना कोई तो मॉडल भी ऑक्सिलियरी है ना। ऑक्सिलियरी के 4 रूप थे, प्राइमरी, मॉडल, सेमी मॉडल और इडियोमैटिक मॉडल। लेकिन है तो ऑक्सिलियरी, ऑक्सिलियरी मतलब सहायक, और जब ऑक्सिलियरी है तो कोई मेन वर्ब होगा। तो जितने भी मॉडल होंगे तो वो अपना ऑक्सिलियरी वर्ब, सॉरी मेन वर्ब किस रूप में लेंगे, उसमें टू होगा क्या, उस मेन वर्ब में टू लगाएंगे क्या पहले, उसके बाद एस आएगा, ईडी आएगा, आईएनजी आएगा। तो एक पहचान ये भी हो गई कि अगर नीड और डेयर मॉडल हुआ तो उसके बाद नॉट या नेगेटिव पार्टिकल्स आएंगे, और उसके बाद आने वाला मेन वर्ब बेयर इंफिनिटी। बेयर, जो भी शब्द आपको नया लगे और तकलीफ आए कि यार दिमाग में नहीं बैठ रहा है ना, उसे 50 सब बोल लो, बेयर इंफिनिटी, बेयर इंफिनिटी, बेयर इंफिनिटी, बेयर इंफिनिटी, बेयर इंफिनिटी, बेयर इंफिनिटी, और 1 मिनट में 120 बार बोल लोगे आप। लेकिन मैं कहता हूं 1 ही मिनट बोल लो, इतना बार बोल लो ना कि अब नया लगे ही नहीं। हाँ, समझ में नहीं आएगा बेयर इंफिनिटी है क्या, लेकिन ये दिमाग में जरूर रहेगा कि बेयर इंफिनिटी होता है और ऐसा ऐसा होता है। धीरे धीरे भी बात में समझ में आ जाएगी। पहले तो दिमाग में लाओ, उसके बाद फिर दिल में उतरेगा। तो अगर नॉट आ जाए और उसके बाद बेयर इंफिनिटिव आ जाए तो नीड और डेयर को क्या कहोगे, मॉडल, और मॉडल हो गया तो कभी सॉरी यस। लेकिन अगर नॉट नहीं है या फिर कोई निगेटिव पार्टिकल नहीं है और उसके बाद आने वाला वर्ब बेयर इंफिनिटिव नहीं है तो फिर क्या है, अब मेन वर्ब है, और मेन वर्ब है तो उसमें क्या आएगा, क्या एस आएगा। ये डिपेंड करता है सब्जेक्ट हमारा कैसा है। और कहते हैं शी नीड अ कार, शी नीड्स अ कार, वी नीड योर सपोर्ट, ये बिल्कुल सही है। यू नीड नॉट स्पीक इंग्लिश, यू नीड नॉट स्पीक इंग्लिश, सही गलत है, शी नीड्स नॉट स्पीक इंग्लिश, ये गलत हो गया क्योंकि नॉट है तो ये क्या है, ये मॉडल है, मॉडल है तो शी के मुताबिक इसमें सॉरी यस नहीं लगेगा। और क्या बात की थी हमने आपसे, इधर नीदर ईच वन, इधर नीदर, इधर नीदर, इधर नीदर, इधर नीदर, इन सब का मतलब ये सब सिंगुलर होते हैं प्लूरल होते हैं, ये सब सिंगुलर होते हैं और इसके साथ वर्ब हमेशा क्या आएगा, सिंगुलर। एनी एक ऐसा एडजेक्टिव है जिसके बाद सिंगुलर नाउन भी आ सकता है और प्लूरल। अगर सिंगुलर नाउन आया है तो सिंगुलर वर्ब, अगर प्लूरल नाउन आया हुआ तो प्लूरल वर्ब, और अगर एनी ऑफ के साथ आ गया तो हमेशा एनी के साथ वर्ब क्या लगाएंगे हम, जैसे एनी ऑफ द बॉयज, एनी ऑफ द बॉयज, वहां पे वर्ब क्या आएगा, हम सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। फिर हमने कहा था जब बच्चों को बहुत दिक्कत आ रही थी, जिसमें बताएं 2-4-5 बच्चे किसी डिस्क्राइबिंग एलिमेंट वाला जो है ना चीज वो समझ में नहीं आ रही, तो बहुत आसान है। जैसे कि कोई नाउन आ जाए या कोई प्रोनाउन आ जाए, हम उसको डिस्क्राइब तो कर सकते हैं ना, डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो नाउन और प्रोनाउन के जस्ट बाद, नाउन और प्रोनाउन के जस्ट बाद अगर कोई डिस्क्राइबिंग एलिमेंट आ जाए, तो डिस्क्राइबिंग एलिमेंट बच्चे कह रहे थे किस तरह पहचानने में दिक्कत आ रही है, तो डिस्क्राइबिंग एलिमेंट, अब ऐसे तो मैंने कहा था 8-10 प्रकार का है, लेकिन हमने 4 बताए थे कि डिस्क्राइबिंग एलिमेंट होगा ना, वो नाउन प्रोनाउन के बाद वर्ब आईएनजी फॉर्म में आ सकता है, या फिर 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में आ सकता है, या तो फिर प्रेपोजिशनल फ्रेज के रूप में आ सकता है, या तो फिर क्लाउज के फॉर्म में आ सकता है। ये 4 तो कम से कम याद रखो, ये 4 तो, और 4 पे आधारित ही मैंने सवाल दिया।
हैं। पांचवा छठा पे सवाल हमने नहीं दिया, जितना बताया उतना पे सवाल दिया ताकि वही ना आपकी नजर के सामने आए। तो जैसे हम कहते हैं कि हमने कहा था द अबिलिटी टू डू, द अबिलिटी टू डू, यहां पे टू डू क्या है? डिस्क्राइबिंग एलिमेंट है। क्या है? द अबिलिटी टू टीच, यहां पे टू टीच क्या है? द डिसीजन टू गो, टू वो क्या बन गया? और मेन शब्द क्या है? द डिसीजन, द डिसीजन। उसी पर हमने कहा द बिहेवियर ऑफ दीज बॉयज इन द क्लासरूम, द बिहेवियर ऑफ दीज बॉयज इन द क्लासरूम। अब यहां पे डिस्क्राइबिंग एलिमेंट क्या हुआ? किसको डिस्क्राइब मैं कर रहा हूं? बिहेवियर को। द बिहेवियर ऑफ दीज बॉयज इन दिस क्लासरूम। तो ये जो प्रेपोजिशनल फ्रेज है ना, ऑफ दीज बॉयज इन दिस क्लासरूम, ये पूरा का पूरा क्या बन गया? ये डिस्क्राइबिंग एलिमेंट बन गया। और डिस्क्राइबिंग एलिमेंट है जिसमें कई सारे प्रेपोजिशन है, लेकिन बात किसकी हो रही है? जिसको डिस्क्राइब करोगे ना उसी के अकॉर्डिंग क्या आएगा? वर्ब आएगा। और मैं बार कहता हूं कि मेरा पढ़ाना, आपका पढ़ना और आसान हो जाएगा जब आप डेली 15 मिनट पढ़ोगे ना। तो हम जो पढ़ा रहे हैं डिस्क्राइबिंग एलिमेंट, ये निश्चित रूप से अगर एक पेज भी पढ़ोगे ना तो एक बार ये सेंटेंस जरूर आपकी नजर से गुजरेगा। 15 मिनट पढ़ोगे और पढ़ने मात्र से ही आप देखोगे, क्योंकि अंग्रेजी में जो पढ़ रहे हो ना वही चीज तो हम बता रहे हैं आपको। यहाँ पे जो भी सेंटेंस बन रहा है, सारी चीजें सेंटेंस में ये फॉर्म होती है, सारा शब्द वही है। तो कम से कम 15 मिनट और डेली आप पढ़ते हो, 15 मिनट मात्र एक पेज डेली पढ़ते हो ना, तो बहुत सारी चीजें वहां रिवाइज हो जाएगा। रिवाइज ग्रामेटिकल एलिमेंट भी होंगे और रिवाइज वोकैबुलरी भी हो जाएगा, इडियम भी हो जाएगा, आपका वन वर्ड भी हो जाएगा रिवाइज। तो एक पेज तो आपको पढ़ना ही है। एवरेज रह गया, तभी बात खत्म कहां हुआ है? एवरेज, उसका मुन्ना कह रहा है कि एवरेज रह गया। तो एवरी और इच एक सिंगुलर प्रोनाउन है, सिंगुलर एडजेक्टिव बनते हैं। और इसके बाद आने वाला नाउन कैसा होगा? इसके बाद नाउन कैसा होगा? तो स्वाभाविक है वर्ब कैसा होना चाहिए? तो एवरी और इच के बाद आने वाला नाउन भी सिंगुलर। वाई सिंगुलर? तो एवरी मतलब वन, इच मतलब क्या? वन। तो स्वाभाविक है ईच के साथ सिंगुलर आएगा, क्योंकि वन के साथ क्या आ रहा है? क्योंकि एवरी एक की बात करता है, ईच एक की बात करता है, तो नाउन भी सिंगुलर और वर्ब भी। हम इसको एंड से क्यों नहीं, हम ईच बॉय गर्ल एंड मैन वुमन कुछ भी कर दे, लेकिन वर्ब क्या आएगा? हमेशा हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगा। उसको फिर क्या बताया था? द प्लस एडजेक्टिव। बहुत ही सुंदर। किसी भी एडजेक्टिव में मुन्नी अगर हम द लगा देते हैं तो फिर वो एडजेक्टिव न रहकर फिर क्या हो जाता है? वो एक प्लूरल नाउन हो जाता है, वो एक प्लूरल नाउन हो जाता है। और जब वो प्लूरल नाउन हो गया तो मेरे प्यारे भाई बहनों, वर्ब क्या हो जाएगा? हम जब भी उसको सब्जेक्ट के स्थान पे ले जाएंगे तो वर्ब आएगा क्या? प्लूरल। लेकिन द प्लस एडजेक्टिव या एन प्लस एडजेक्टिव और उसके बाद अगर कोई नाउन आ जाता है तो फिर बात बदल जाती है। तब वो नाउन के, जब तक नाउन नहीं है तब वो पूरा का पूरा फ्रेज एक प्लूरल नाउन को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन जब जैसे उसके बाद कोई नाउन आ जाएगा तो फिर सिंगुलर नाउन, सिंगुलर वर्ब, प्लूरल नाउन, प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल। अ पुअर बॉय वॉज, द पुअर बॉय वॉज, लेकिन सिंपली द पुअर वर, द पुअर वर, द रिच वर, द अनएम्प्लॉयड वर का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद फिर क्या है? यही तो बात थी। कितना एग्जाम्पल हो गया था? एग्जाम्पल अभी बस रहने तो मुझे रहने तो उसकी आवश्यकता नहीं।
हमने यहाँ पे क्या कहा, द रिच मैन वर अगेंस्ट द पुअर मैन। 2-4-5 दिनों में एसी लग जाएगा तो गर्मी लग रही है आप लोगों को, तो एसी सप्ताह लग जाएगा, तो थोड़ा सा गर्मी हमें भी लग रही है। और पंखा तो चल रहा है, आगे वाला फिर दिक्कत आ जाएगा, लाइट वो हो जाएगा। द रिच मैन क्या आएगा, द रिच मैन वॉज, द रिच मैन वर नहीं बल्कि हम क्या इस्तेमाल करेंगे, द रिच मैन वॉज, द रिच मैन वॉज। देखो द पुअर मैन मतलब हो गया, मैं यहाँ इसका अर्थ क्या हुआ, वो जो गरीब आदमी था, सॉरी वो अमीर आदमी था, कोई खास अमीर की बात हो रही है, द लग गया ना, इसका मतलब कोई खास अमीर आदमी की बात हो रही है। वो गरीब, जैसे मान लीजिए एक गरीब आदमी और एक अमीर आदमी था, दोनों के बीच में कुछ हो रहा था, बातचीत हो रहा था, तो मैं क्या कहूंगा, यू नो द रिच मैन जो अमीर आदमी था ना, उस गरीब आदमी के खिलाफ था। द रिच मैन वॉज अगेंस्ट द पुअर मैन। तो कोई पार्टिकुलर पुअर है और कोई पार्टिकुलर व्यक्ति है जो अमीर है, एक ही व्यक्ति उसकी बात हो रही है। तो द रिच मैन वॉज अगेंस्ट द पुअर मैन, और अगर मैन हट जाए यहां पे तो मतलब क्या हो जाएगा, द रिच वर अगेंस्ट द पुअर। तो यहां पे एक ही गरीब व्यक्ति है और उस एक गरीब व्यक्ति के अगेंस्ट सारा अमीर लोग हैं। और अगर द हट जाए यहां पे, ऐसे आ जाए तो द रिच वर अगेंस्ट द पुअर, मतलब क्या हो गया, सारे अमीर लोग सारे गरीब लोगों के खिलाफ था। कोई दिक्कत? बात करते हैं पॉइंट ऑफ रेयर नंबर 12। ही शी इट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। वी यू या दे के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है।
छप गया है? तापिए, छप गो। देखिए, ही शी इट, मोनी देखना, इधर आ जाओ, देखो। देखो वहां पे जो लिखा हुआ कोई 12 जो लिखा हुआ है, ये हमने सबसे ऊपर लिखा है, लेकिन उसके बाद भी जगह बचा हुआ है वहां पे। ऊपर जगह बचा हुआ है ना, तो ऐसा कुछ करो कि ये चीज ऊपर चला जाए। बच्चे जो नीचे देखते हैं, नीचे आप देखने में दिक्कत आती है, तो प्रोजेक्टर थोड़ा सा ऊपर करवाओ प्रोजेक्टर को। मतलब ध्यान देना कि ये जो इधर देख लेना, ये जो लाइन दिख रहा है यहाँ पे लाइन, ये मतलब यहीं तक हमारा लिखावट आना चाहिए, बाकी लिखावट ऊपर जाना चाहिए, ताकि बच्चे खड़े होकर देखते हैं, जरूरत नहीं पड़े देखने की। टीवी टीवी लगवा रहे, टीवी है, टीवी तो काफी हॉल्स में टीवी थे, सब टीवी रखा हुआ है, लेकिन टीवी यहाँ पे लगाएंगे तो भी सोच के लगाते हैं कि ड्रिल करेगा, पता नहीं कैसे करेगा, नहीं करेगा। टीवी तो आसान हो जाएगा। हाँ तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं, लग जाएगा टीवी। देख लो, अगर टीवी लग जाए तो टीवी लगा दो इधर, टीवी लग जाए तो वो प्रोजेक्टर खराब भी हो जाता है बार बार। छप गया सब, देखिएगा। ही शी इट एक सिंगुलर प्रोनाउन है। ही शी इट कौन सा प्रोनाउन है? तो वर्ब क्या आएगा? सिंगुलर। वी यू दे ये है एक प्लूरल प्रोनाउन। वर्ब क्या आएगा इसके साथ? हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। आई के साथ या तो एम आएगा या फिर पास्ट में वॉज आ जाएगा और प्लूरल वर्ब आएगा। आई हैज कभी नहीं आएगा, क्या आएगा? आई हैव। आई गो आएगा, आई गोज कभी नहीं आएगा। जब दो या दो से अधिक प्रोनाउंस का प्रयोग एंड से जोड़कर एक सब्जेक्ट के स्थान पर हो तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे यू एंड आई, यू एंड आई आर और इज, आर आएगा ना। यू एंड आई आर गुड फ्रेंड्स। यू एंड शी हैज कम या हैव कम? यू एंड शी तो शी के मुताबिक नहीं आएगा, किसके मुताबिक आएगा? यू एंड शी दो व्यक्ति की बात हो रही है, एंड से जुड़ा हुआ है, वर्ब आएगा हमेशा प्लूरल आएगा। यू शी एंड आई, एम और आर, यू शी एंड आई आर का इस्तेमाल करेंगे। एग्जांपल लिखते हैं, क्या करें आप? क्या करते हैं? सी बहुत आसान है। आई के साथ इज कभी आया क्या? जब आई का मतलब मैं होगा तो कभी नहीं आता है। आई के साथ हमेशा क्या आएगा? एम आएगा। आई इज अ टीचर, आई एम अ टीचर। हाँ हैज आएगा, हैज कहां लिखा? हाँ, आई के साथ बेसिकली क्या है कि आई को हमने, अब अंग्रेजी जो भी है ना उसमें भी बहुत सारी इम्प्योरिटीज है, इरेगुलरिटीज भी बहुत ज्यादा है। जैसे हमारे संविधान में बहुत सारी इम्प्योरिटीज हैं, बहुत सारी इरेगुलरिटीज है, तो नए नए प्रधानमंत्री, नए नए लोग आते हैं तो उसमें संशोधन करते हैं नहीं करते हैं? अमेंडमेंट होता है कि नहीं होता संविधान में? जब से वो बना के क्या वैसे ही है क्या? नहीं, लोग बदलेगा तो संविधान भी बदलना चाहिए। वो हमारे भीम साहब को अच्छा लगा था। अब आज के वर्तमान में लोग बदल चुके हैं तो संविधान भी बदल जाना चाहिए। वैसी प्रकार अंग्रेजी है। अंग्रेजी भी एक ऑर्गेनाइज्ड लैंग्वेज है जो अलग अलग भाषाओं से लेकर बनाया गया है, अलग अलग भाषाओं से लेकर।
तो जहां से हमने आई को डिराइव किया है, जैसे नोमेन को हमने लैटिन शब्द से डिराइव किया था, सॉरी नाउन को, तो उसी प्रकार आई को हमने जहां से डिराइव किया है वो आई को क्या माना जाता है, आई को प्लूरल माना जाता है ग्रामेटिकली, नॉट मीनिंग के अकॉर्डिंग, क्योंकि ग्रामर और मीनिंग दो अलग चीज होता है। अंग्रेजी में हम मीनिंग में तो कहते हैं आई मतलब क्या हो गया, मैं। अब जैसे आपने सुना होगा, हम तो तेरे आशिक हैं सदियों पुराने। अब आप हम कहते हो तो क्या यार दोस्त को लेके चलते हो क्या? हम में तो बहुत सारे लोग आ गए, वहां पे क्या वी कहोगे क्या कि वी आर योर ओल्ड आशिक? नहीं ना, वी तो नहीं, आई कहेंगे ना। तो उसी प्रकार बेसिकली क्या है कि आई को हमने जहां से ड्राइव किया है इसको प्लूरल माना जाता है, ग्रामेटिकली प्लूरल माना जाता है, नॉट अकॉर्डिंग टू मीनिंग। तो स्वाभाविक है, इसीलिए जब क्वेश्चन टैग बनता है तो बताना क्वेश्चन टैग में आई एम अ टीचर क्या बनता है, क्वेश्चन टैग आई एम अ टीचर। तो एमंट तो होता नहीं है, तो फिर क्या करते हैं हम, आरंट आई कहते हैं। इजंट क्यों नहीं किया? क्योंकि आई को हम ग्रामेटिकली क्या मानते हैं, हम प्लूरल मानते हैं, नॉट अकॉर्डिंग टू द मीनिंग। अकॉर्डिंग टू द ग्रामर आई को प्लूरल माना जाता है, इसीलिए आई के साथ सिर्फ पास्ट में वॉज आता है और प्रेजेंट में एम आता है, और बाकी जो मेन वर्ब आएंगे वो हमेशा किस फॉर्म में आएगा, प्लूरल फॉर्म में आएगा। इसलिए हम नहीं कहते आई हैज अ कार, क्या कहते हैं, आई हैव अ कार। आई गो टू स्कूल या आई गोस टू स्कूल, तो यही तो हमने लिखा है। और आप तुम्हारे पुराने स्टूडेंट हैं, उसके बाद भी काफी कंफ्यूजन आ रहा है। वर्ड तो सबके साथ आ जाएगा था, वर्ड जो आएगा तो इसमें कोई ऐसा शब्द नहीं जहां पे वर्ड नहीं आएगा, सबके, जब बिल्कुल मुन्ना सही कह रहा है, सबके साथ वर्ड आएगा। लेकिन मैं भी आपको नहीं बता रहे हैं क्योंकि वो अलग स्टेप है, जब हम बताएंगे जब काल्पनिक वाक्य होगा वहां पे हम वज के जगह क्या इस्तेमाल करते हैं, तो वो हम अलग से बताएंगे आपको, यहाँ पे बताने की कोई दरकार नहीं है, नहीं तो मिक्स हो जाएगा, फिर कंफ्यूज हो जाओगे। फिर यहाँ भी लिखना पड़ेगा ही सीट के साथ वर भी आएगा, फिर पूछोगे वर कैसे आएगा मास्टर जी, तो हम क्यों आपको कुछ कंफ्यूजन के स्थिति में झोंके कि वहां पे सब बच्चा कंफ्यूज हो जाए। तो अभी धीरे धीरे समझिए कि ही सी इट के साथ सिंगुलर वर्ब आएगा, वी यू दे के साथ प्लूरल वर्ब आएगा, आई के साथ ये सारे आएंगे, और जब दो जुड़ जाए तो उसके साथ वर्ब क्या आ जाएगा, हम प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। एग्जांपल लिखते हैं फटाफट। चिराग शाह कहाँ पे मौजूद आप? मुझे शाह सब सुन के बहुत डर लगने लगता है, तो कहीं आप अमित शाह से जुड़े हुए तो नहीं हैं?
चिराग साह जी का बर्थडे आज। चिराग जी, हम सारे भाई बहनों की तरफ से आपको बर्थडे की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप दिन दुगना रात चौगुना बहुत शक्तिशाली बने। और इंस्पेक्टर तो छोटी सी चीज़ है जो आपके अंदर न जाने कितने इंस्पेक्टर समाये हुए हैं, कितने प्रधानमंत्री समाये हैं। बस एक महान शख्सियत बनो, और महान शख्सियत बनोगे उसका अलग ही आनंद है। तो चिराग जी के लिए एक मनु एक केक लेके आ जाना समय से पहले, और कुछ इनके लिए अपने सारे भाई बहनों की तरफ से एक उपहार भी ले लेना हमेशा की तरह, क्योंकि लॉकडाउन में जो प्रक्रिया बंद हो गई थी वो शुरू होना चाहिए। एक और बच्चा था, उसका आया था मेरे पास, लेकिन मैं ऐसे पढ़ा और भूल गया, ऐसे मैंने पढ़ के ही पहले ही बोल दिया। तो कौन से भाई थे जिनका बर्थडे था और मैं सेलिब्रेट नहीं कर पाया? आपका था क्या? छापिए इसे। शी अकॉर्डिंग टू यू आर अ डिलीजेंट गर्ल। क्या आएगा? ई जाएगा। देखिए अकॉर्डिंग टू यू क्या है, ये शब्द और ये सब्जेक्ट और वर्ब को क्या कर रहा है? दूर कर रहा है। ये एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है, लेकिन आर किसके लिए आई है? शी के लिए। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? इज। यू हैज और यू हैव। मुझे याद है 2010-11 की बात है कि बच्चा हमारे समझ अंग्रेजी पढ़ के फिर कहीं और पढ़ने जाता था। वहाँ पे कंबाइन कोर्स हो रहा था और हमारे साथ अंग्रेजी पढ़ता था वो। तो बोला कि हम वहाँ एक मैम पढ़ाती हैं, वो नहीं वो भी नहीं है। कोई मैम थी, नाम ही बोले थे, मोनिका मैम, जो हमारे बीच नहीं रही। तो वो कोई होगी ABC, नाम बताना जरूरी नहीं तो किसी न किसी का नाम लेते रहेंगे ये लोग। तो एक मोनिका मैम थी, तो वो जो कि बिल्कुल मैं झूठ बोल रहा हूँ, ऐसा नाम का कोई था नहीं। तो वो मोनिका मैम उनको पढ़ाया कि बच्चा बताया मुझे कि सर मैम कह रही हैं कि यू से जब एक व्यक्ति का बोध हो तो यू ई जाएगा, और यू से जब एक से ज्यादा व्यक्ति का बोध हो तो यू आ आएगा। तो सर मैं समझे मैं क्या करूं, मैम या सर? तो हमने कहा कि तुम्हें क्या अच्छा लग रहा है, तुम्हें जो पसंद है उसी की तरफ जाओ, बाकी तुम्हारा परफॉर्मेंस डिसाइड करेगा कि सही गलत कौन था। तो उन्होंने कहा सर मैं तो आपके साथ ही चलूंगा, और मैं हमेशा यू के साथ वर्ब का इस्तेमाल करूंगा। इसलिए यू के साथ एक हो या यू के साथ इसमें दो व्यक्ति का बोध हो, वर्ब हमेशा क्या आता है? वर्ब हमेशा क्या आएगा? हैव। हाँ, प्रोनाउन के कंडीशन में ऐसा होता जरूर है कि अगर यू से एक व्यक्ति का बोध होगा तो हम यू हैव डन इट योरसेल्फ का इस्तेमाल करेंगे। और अगर अब बहुत लोगों की बात हम कर रहे हैं तो वहां पे योर सेल्फ्स का इस्तेमाल करेंगे। ये प्रोनाउन में होता है, वर्ब में ऐसा कभी नहीं होता है। लेकिन फिर भी मैंने उस लड़के को गलत नहीं कहा, बोले मैडम बोल रही है ना, तो गिव मी वन डे, मैं एक बार फिर चेक कर लेता हूं, क्योंकि ज्ञान का कोई सीमा है नहीं। फिर मैंने दूसरे दिन कंफर्म किया, चेक किया कि ऐसा कुछ है या नहीं। मैंने हमेशा किसी को गलत कहने से पहले स्वयं को गलत माना और एक दिन का समय जरूर लिया, सीखा समझा 100% कर लिया, उसके बाद ही हमने कहा कि ये मेरे नजर में ये गलत है, बाकी तुम डिसाइड कर सकते हो। और वजह यही थी कि मैं दिन प्रतिदिन सीखता चला गया कि कहीं कभी हमने किसी को गलत कहा ही नहीं, स्वयं को गलत माना, और इस चक्कर में और मेरा ज्ञान बढ़ता गया। आप भी जब भी कोई बोले तो मत कहिए कि आई एम राइट, ठीक है मैं जानता हूं कि मैं सही हूं, फिर भी उसको गलत करने से पहले आप एक बार उससे समय मांगिए, वो खुद ही कहेगा। जब हम जानते हैं कि ये जानकार है, उसके बाद भी समय मांग रहा है, तो जरूर कुछ ना कुछ बात होगी। वो आपका फैन भी हो जाएगा और फिर आपकी ज्ञान भी बढ़ जाएगी। लेकिन ईगो में रहेंगे फिर दिक्कत आ जाएगी। आई हैज नथिंग टू डू विद हर, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। आई हैज नथिंग टू डू विद हर, या आई हैव नथिंग टू डू विद हर। आई हैव नथिंग टू डू विद हर। यू एंड आई के मुताबिक नहीं, क्या आएगा? आर। यू एंड आई आर गुड एट स्पीकिंग इंग्लिश। आइए बात करते हैं पॉइंट नंबर 13। ये आपने याद होगा आपको, नाउन प्लस प्रेपोजिशन प्लस नाउन, इसके साथ वर्ब क्या आएगा? हम सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करते हैं।
क्योंकि इस दुनिया में 3.5 प्रकार के लोग होते हैं। और यहां पे आपको ध्यान रखना है एस पॉइंट नंबर 13, ये आपने याद होगा आपको, नाउन प्लस प्रेपोजिशन प्लस नाउन, इसके साथ वर्ब क्या आएगा, हम सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इस दुनिया में 3.5 प्रकार के लोग होते हैं। और यहां पे आपको ध्यान रखना है एस सी, फिर आ जाएगा नाउन एंड नाउन, बिल्कुल सही कहा आपने। और उसके बाद भी वर्ब क्या आएगा, हम सिंगुलर वर्ब का ही इस्तेमाल करेंगे। और ये नाउन होना चाहिए एस यू, यस, यू का मतलब अनकाउंटेबल नाउन, सी का मतलब काउंटेबल नाउन। थोड़ा सा आप लोगों को किताब मिलने में दिक्कत मतलब देरी लगेगी तो किताब चिंता मत कीजिएगा, हमारी सारी किताब ऐप पे अवेलेबल है, आप उससे पढ़िए और किताब आपको मिल जाएगी इस मंथ के एंड में, क्योंकि किताब थोड़ा सा छपवाने का प्रोसेस प्रक्रिया बदल चुका है तो थोड़ा समय लग रहा है। आप घबराइएगा मत, जिन बच्चों को जो नए बच्चे हैं किताब आपको मिल जाएगी बहुत जल्द, चाहे पटना हो या फिर मुखर्जी नगर में। पटना वाले ऐसा नहीं सोचेंगे कि मुखर्जी नगर वाले बच्चों को मिला, जिस दिन हमारे पास पूरे छप के आएगी उसी दिन आपके लिए भी रवाना हो जाएगा किताब, पटना पहुंच जाएगा, रोहतक पहुंच जाएगा, जहां जहां पहुंचना है पहुंच जाएगा। तो माँ के अब किताब को लेकर परेशान मत हुई, किताब नहीं तो हम पढ़ नहीं पाएंगे, सारा चीज हमारे ऐप पे दे दिया है। देखिएगा, नाउन प्रेपोजिशन, नाउन के बाद वर्ब क्या आया है, नाउन प्रेपोजिशन, नाउन के बाद वर्ब क्या है, तो ये भी एक व्यवस्था है अंग्रेजी में, ध्यान दीजिएगा। क्या करें आप, समझा रहे हैं एसएससी, ध्यान दीजिएगा प्लीज। जो भाई थोड़ा सा किसी और चीज में बिजी नजर आ रहे हैं तो मैं चाहूंगा थोड़ा सा मुझ में बिजी हो जाइए, बाकी 22 घंटा आपके पास रहता है, कहीं और बिजी हो जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। नाउन प्रेपोजिशन, नाउन, नाउन प्रेपोजिशन, नाउन प्रेपोजिशन। अब ये भी एक अंग्रेजी में व्यवस्था है जो सब्जेक्ट के स्थान पे आ सकता है, तो सब्जेक्ट के स्थान पे, तो फिर हमारे मन में अगर हम नहीं आज जानेंगे और कल आ गया एग्जाम में सब्जेक्ट के स्थान पे, तो फिर हमें सोचेंगे कि वर्ब क्या आएगा इसके साथ। तो जितना भी पॉसिबिलिटी है अंग्रेजी में जो सब्जेक्ट के स्थान पे आ सकता है, तो अगर सब जान के जाओगे तो नथिंग इज अनसीन, कुछ भी अनसीन नहीं रहेगा। इतना जो लोग कहते हैं अनसीन पैसेज आता है, पहली बात तो इस शब्द के खिलाफ हूं मैं, अनसीन। अरे हम जब पढ़ के जाएंगे तो क्यों नहीं सीन होगा, होगा कि नहीं होगा। हमने कैट का एग्जाम दिया था, हमने किताब खरीदी, मास्टर ने कहा कि देखो कैट में जो पैसेज आता है ना कहीं से भी आ सकता है, और जितना पढ़ोगे ना उतना ही तुम्हारा पैसेज का जो अंडरस्टैंडिंग है बढ़ता चला जाएगा। मुझे याद है, मैं नई सड़क यहाँ पे दरियागंज के पास है, वहां पे गया किताब खरीदने के लिए कि पढ़ना है, तो हमने वर्ल्ड सिविलाइजेशन की किताब खरीदी, वर्ल्ड सिविलाइजेशन वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3, तो हम 2 ही खरीदे थे वॉल्यूम। और उस किताब को मैंने पढ़ा और यकीन मानिए उस किताब से जहां तक मुझे याद आ रहा है 2 से 3 पैसे तो आ ही गए थे एज इट इज। और एक कविता आ गया था, हालांकि मैं लिटरेचर का ही स्टूडेंट रहा हूं तो कविता मैंने वैसा पढ़ा नहीं था, लेकिन कविता पढ़ते पढ़ते इतना आइडिया हो जाता है कि 5 के 5 क्वेश्चन बिना कविता पढ़े मैंने सही किए, और जब करेल आंसर का आंसर आया था कि इसका ये आंसर होगा, मेरे 5 के 5 सही हुए थे। तो हम इतना पढ़ के गए थे वहां पे, वो तो एक संयोग की बात है, मैंने वो किताब खरीदी, वहीं से एक पैसे उठा के आ गया, बड़ा सा पैसेज आ गया। तो अगर हम ज्यादा पढ़ेंगे तो अनसीन कुछ होगा क्या, नहीं, अनसीन उसी के लिए होगा जो पढ़ के नहीं जाएगा। मैं कहता हूं कि एग्जाम में जाने से पहले कम से कम 500 पैसेज बना के जाना, 500 पैसेज। कोई बच्चा है यहाँ पे कि अब तक के करियर में, बहुत पुराने स्टूडेंट जो मुझे दिख रहे हैं, 500 पैसेज बनाए होंगे। लॉकडाउन का पूरा इस्तेमाल क्या होगा कि पैसेज की ऐसी की तैसी बैठ के पैसेज ही बनाएंगे हम। कोई है यहाँ पे 500 पैसेज नहीं, सब क्या सोचता है मास्टर ने बता दिया तरीका तो 4, 5, 10 बनाओ, बन गया तो अच्छी बात है, नहीं बना तो रो रहे हैं हमसे, होगा ही नहीं, बनाएंगे नहीं, और इसे लगता है कि बन जाएगा, बस अब एग्जाम में जाके ही प्रैक्टिस करेंगे, वहां पे आएगा। लेकिन नहीं, अगर आप यहाँ पे 500 पैसेज, 500 क्लोज टेस्ट और 1000, 1500 पीक्यू वाले से बनाकर जाते हो ना,
तो फिर अनसीन कुछ भी नहीं होगा। बहुत सारे बच्चे आके बताते हैं कि सर बिल्कुल हम हिंदू पढ़ते थे सर, एज इट इज सर पैसेज आ गया, सर मैं प्रीवियस ईयर बनाया था एज इट इज क्लोस्टेस आ गया, एज इट इज पीक्यू वारिस आ गया। एज इट इज आता है, 100% आता है एज इट इज। उसी के लिए आता है जो कम से कम इतनी संख्या में पैसेज पीक्यू वारिस क्लोस्टेस से प्रैक्टिस करके जाएगा। तो अनसीन कुछ भी नहीं है, आपके मेहनत पे सब डिपेंड करता है। तो हम भी चाहते हैं ऐसा पढ़ाएं कि कुछ भी अनसीन ना हो, जानकारी इतनी हो कि हर चीज लगे सीन 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 सीन, हर चीज लगे आपको सीन ही लगे आपको। देखिए नाउन प्रेपोजिशन नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब क्यों आता है? इसलिए आता है कि जब भी नाउन प्रेपोजिशन के बाद नाउन आता है तो एक एक की बात करता है। जैसे हम कहते हैं ट्री आफ्टर ट्री, ट्री आफ्टर ट्री का मतलब क्या हो गया? पेड़ पर पेड़। जैसे हम कहते हैं स्टूडेंट आफ्टर स्टूडेंट, एक विद्यार्थी के बाद। फार्मर आफ्टर फार्मर इज कमिटिंग सुसाइड, मतलब क्या हुआ? किसान पर किसान। ट्रेन पर ट्रेन, क्या कहेंगे? ट्रेन आफ्टर। किताब पर किताब, बुक आफ्टर बुक। पेज पर पेज, पेज आफ्टर। ये सब है हमारे एग्जाम में। तो यहाँ पे दो बातें ध्यान में रखनी है। जो मुन्ना पूछा एसएससी क्या होता है, एस मतलब हो गया ये नाउन होना चाहिए सिंगुलर, ये नाउन होना चाहिए सिंगुलर। एस का मतलब हो गया ये नाउन और ये नाउन सेम होना चाहिए, जिसे कहते हैं रेपिटेशन ऑफ नाउन, सेम नाउन होना चाहिए। और सी मतलब काउंटेबल, यानी नाउन हम बुक्स आफ्टर बुक्स बोलेंगे, कट गया हमारा क्या? 2.5 नंबर। नंबर की बात मैं कर रहा हूं, 2.5 नंबर कट गया आपका। अगर हम कहते हैं पेज आफ्टर पेजेस तो भी कट गया हमारा 2.5 नंबर। या कहते हैं पेजेस आफ्टर पेज तो भी कट गया आपका 2.5 नंबर। पेज आफ्टर पेज, बुक आफ्टर बुक, विलेज आफ्टर विलेज, सिटी आफ्टर सिटी, कंट्री आफ्टर कंट्री, गर्ल आफ्टर गर्ल, विडो आफ्टर विडो। और चूंकि एक एक के बाद की बात हो रही है, ट्रेन पर ट्रेन लूट लिया गया, एक ट्रेन के बाद दूसरा के बाद तीसरा के बाद चौथा के बाद पांचवा, तो एक एक करके घटना घट रही है ना, 1 by 1 हो रहा है ना, तो वर्ब क्या आना चाहिए? सिंगुलर आना चाहिए। और एस एस मतलब हो गया सिंगुलर, एस मतलब क्या हो गया? सेम। एंड यू का मतलब, तो दोनों नाउन अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल सिंगुलर होते ही हैं। अनकाउंटेबल नाउन को अगर एंड से हम कंबाइन करते हैं, किससे करते हैं? एंड से अगर ज्वाइन करते हैं तो भी वर्ब क्या आएगा? सिंगुलर। क्या वर्ब आएगा? सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। जैसे हम कहते हैं एडवाइस एंड एडवाइस, गोल्ड एंड गोल्ड, इंफॉर्मेशन एंड इंफॉर्मेशन, न्यूज एंड न्यूज, फर्नीचर एंड फर्नीचर, फर्नीचर ही फर्नीचर, क्या कहोगे? फर्नीचर एंड फ्लैट ही फ्लैट, नहीं बोलते फ्लैट ही फ्लैट, रूम ही रूम, बहुत जो लिखा रहता है। तो फ्लैट आफ्टर फ्लैट, रूम आफ्टर रूम, गोल्ड एंड गोल्ड, मनी एंड मनी, वाटर एंड वाटर, पानी पानी ही पानी, और दूध ही दूध। ओ पता है कि बच्चों ने आप दूध नहीं मिल पाया होगा आपको, दूध सुनते ही मुंह खुल जाता है आपका। आइए इस एग्जाम्पल जैसे समझते हैं। ट्री आफ्टर ट्री, ट्री आफ्टर ट्री, are being planted. Advice and advice was given to her. Train after train was looted. जो पुराने बच्चे हैं मैं उनसे यही कहूंगा कि पुराने बच्चे हैं ना, अगर मैं एज ए स्टूडेंट में बात कर रहा हूँ, शायद आपको डिफरेंटली सोचते होंगे आप, लेकिन मैं सोचता कि मैं अपना पुराना नोट्स लेके क्लासरूम में नहीं आता, नया नोटबुक खरीदता 2021, नया नोटबुक, और मास्टर जो पढ़ाता वो सब लिखते और सोचते कि जो मास्टर ने पढ़ाया है वो हमें याद है। या एक तो लिखते वक्त हम भी लिखेंगे, सुने देखो, लिखोगे या सुनोगे और ज्यादा बेहतर होगा। निश्चित रूप से आप मेहनत ज्यादा करो, लिख रहे हो, दिमाग वहां पे ज्यादा फिक्स हो रहा है। तो अब लिखने से क्या क्या होगा कि एक तो लिखोगे तो दिमाग वहां पे कंसंट्रेट करेगा, और
खुद आप रिकॉल करोगे कि घर में जाके मैच करो कि वाक्य में जो हम पढ़े थे वही चीज मास्टर बताया है या फिर डिफरेंट है, क्या है, नहीं है। एक बार वहां जाके मैच करोगे, वहां भी समय मिलेगा। वजह है कि आप लेके बैठे हो, पेज लेके बैठे हो आप कि मास्टर ने पहले क्या पढ़ाया है, तो निश्चित रूप से आपको लिखने की जरूरत है नहीं, तो दिमाग इधर उधर भटक भी रहा होगा। आपको अगर खुजली हो जाएगा तो ज्यादा दिख जाएगा आपको कि कहीं खुजला रहा है कुछ, लेकिन जब लिख रहे हो ना तो वहां पे खुजली का भी ख्याल नहीं आएगा, क्योंकि वहां पे ध्यान लिखने पे, तो आपकी लर्निंग बेहतर हो जाएगा। हालांकि मेहनत होगा ज्यादा, और स्वाभाविक जहां ज्यादा मेहनत है वहां पे ज्यादा उपलब्धि है, ज्यादा प्राप्ति है। तो ट्री आफ्टर ट्री आर बीइंग प्लांटेड, सही है गलत है ये? क्या आ जाएगा? ब्रिक्स पर ब्रिक्स प्लांट किए जा रहे हैं, क्या आ जाएगा यहाँ पे? एज। एडवाइस एंड एडवाइस, ये है नो एरर, मुझे यार नहीं आएगा। एडवाइस अनकाउंटेबल नाउन है, ये हम बताएंगे आपको अनकाउंटेबल नाउन के बारे में ही, फिलहाल जानिए एडवाइस क्या है, अनकाउंटेबल नाउन। एंड ट्रेन आफ्टर ट्रेन वाज लूटेड, ट्रेन पर ट्रेन लूट लिया गया, ये है नो एरर। कितना नंबर है ये? इधर और, नीदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, या फिर और। छाप लीजिए, फिर मीनिंग बताते हैं आपको कि इधर और का मतलब क्या होता है। इधर और मतलब होता है या तो ये या तो वो। नीदर नॉर, ना तो ये ना तो वो। नॉट ओनली बट ऑल्सो, ना ही ये बल्कि वो भी। ना ही ये बल्कि मतलब शीला ही नहीं बल्कि मुन्नी भी। और मतलब हो गया क्या? या। ऐसे और का मतलब अन्यथा भी होता है, वरना भी होता है। डू और डाई, वर्क हार्ड और आई विल किल यू, वरना हो गया। यहां पे और का मतलब होगा या। बॉय और गर्ल, लड़का या लड़की, दोनों कंडीशन, चार जो कंडीशन बताए गए हैं यहां पे, अगर इन चार कंजंक्शन के जरिए, ध्यान देना मुन्नी, इन चार कंजंक्शंस के जरिए अगर हम दो सब्जेक्ट को कंबाइन करते हैं, दो सब्जेक्ट को कंबाइन करते हैं, तो स्वाभाविक है अगर दो दो सब्जेक्ट अगर वर्ब को मिल गया है तो वर्ब तो कंफ्यूज हो जाएगा ना। अगर मान लीजिए एक वधु है और दो दो वर दिख रहे हैं सामने, तो स्वाभाविक है वधु तो कंफ्यूज हो जाएगी, आखिर वरमाला किसे पहनाऊं। तो फिर वधु क्या कहती है कि मैं वरमाला तो उसी को पहनाऊंगी जो मेरे पास होगा, मेरे करीब होगा। वर भी यही कहती है कि मैं उसी के साथ अग्रीमेंट करूंगी जो मेरे करीब होगा। हियर द वर्ब अग्रीज विद द नियरेस्ट सब्जेक्ट। तो सबसे पहले वर्ब को देखना है। किसको देखना है? वर्ब को देखना है। फिर वर्ब को देखने के बाद देखना वर्ब के करीब कौन है, वर्ब के करीब कौन है, उसी के अकॉर्डिंग हम क्या इस्तेमाल करेंगे, हम सब्जेक्ट। ऐसा क्यों होता है? अब बात ये होता कि एज वेल एज में क्या हुआ कि इंपॉर्टेंट कौन था, पहला या दूसरा? पहला। तो जो इंपॉर्टेंट था उसी के अकॉर्डिंग वर्ब अग्रीमेंट कर गया। इधर और में ऐसा क्या हुआ कि नियरेस्ट के मुताबिक। आइए जानते हैं मुन्नी के लफ्जों में। मुन्नी मुंह से ही बोलेगी, मंगल ग्रह से नहीं आई है, बताइए आप। बिल्कुल मुन्नी सही कह रही है। मुन्नी कह रही है कि मास्टर जी इधर और के केस में आप लोग को मुन्नी के बात सुनने में नहीं आया होगा, आ भी नहीं सकता है कि मुन्नी के मन की बात मैं ही जान सकता हूं।
क्योंकि अगर एक भाई अगर अपने बहन की बात नहीं समझ पाए, इसका मतलब भाई पे, ऐसे भाई पे लानत है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आप बताइए कि कृष्ण वहां पे गीता का ज्ञान दे रहे थे, क्या दुर्योधन भी सुन रहा था? दुर्योधन कहता बेवकूफ बना रहा है, हमें तो कुछ सुनने को नहीं आ रहा है। अर्जुन तो सब कुछ सुन रहा है, क्योंकि अर्जुन के पास वो दृष्टि आई। वैसे अब जब आप ये मान के जब जिंदगी जियोगे कि संसार का हर 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 भाई, हर लड़का और लड़की आपका भाई बहन है, तो फिर आपको कभी तकलीफ नहीं आएगी। विवेकानंद जब पहुंचे थे शिकागो, तो उन्होंने क्या कहा था? सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। और इसी बात पे 5 मिनट तालियां, 5 मिनट तो कम बोला होगा, और भी तालियां बजती रही कि पहली दफा किसी ने सबको भाई बहन के सूत्र में बांधा। और मैं मानता हूं कि अगर हम परम पिता परमेश्वर अल्लाह ताला के संतान हैं, तो सब भाई बनी हुई ना भाई। अल्लाह ताला कहिए या फिर इसे वाहेगुरु कहिए या फिर इसे यीशु कहिए, कोई भी कहिए आप, अगर हम उसके संतान हैं तो स्वाभाविक हम सब भाई बने हुए हैं ना। ये मानना बहुत मुश्किल है, इससे तो ये समस्या आई है। मुन्नी बोली कुछ बात, अब समझ में आया आपको? सुना ही नहीं दिया, समझोगे क्या? देखिए मुन्नी, देखिए मुन्नी क्या कहती है। मुन्नी कहती है कि सर इधर और के कंडीशन में, इधर और के कंडीशन में होता क्या है कि ये वाला नाउन और ये वाला नाउन दोनों सब्जेक्ट इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये ऐसे कंजंक्शन है जो इक्वल रैंक, इक्वल स्टेटस वाले शब्दों को कंबाइन करते हैं। कंजंक्शन में पढ़ा होगा आपने कि ये इक्वल रैंक और इक्वल स्टेटस वाले शब्दों को कंबाइन करते हैं। यानी इधर के बाद भी जो आने वाला जो शब्द है, और के बाद भी आने वाला शब्द है, वो इक्वली इंपॉर्टेंट है, वो इक्वली इंपॉर्टेंट है। और जब इक्वली इंपॉर्टेंट है, दोनों इंपॉर्टेंट है, मतलब यहां भी सलमान और यहां भी सलमान, तो कैटरीना किसके पास जाएगी? पास वाले के पास। एक मुंबई में सलमान, एक दिल्ली में सलमान। कैटरीना दिल्ली में है तो दिल किसको देगी? दिल्ली वाले सलमान को ना। वर्ब भी तो यही कह रहा है कि भाई जब दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है तो मैं दूर क्यों जाऊं? जो नजदीक है उसके साथ ही गठबंधन हो। तो यहां पे जो भी नजदीक होगा वर्ब के करीब, उसी के साथ वर्ब अग्रीमेंट करेगा। कारण यही है कि दोनों शब्द इक्वली
आज तो रविचंद्रन अश्विन ने शतक लगा दिए नहीं, नॉट आउट। और ऑलरेडी इंग्लैंड 53-3, तो मतलब जीत जाएंगे हम लोग, है ना। मैच लगा दो, अभी मैच में बहुत समय लगेगा क्योंकि अब सब चीज नया लगा है ना। मैच का भी बोलो देखना, वो जो हमारा जो टाटा स्काई लगा हुआ था तो उसका भी मतलब अरेंजमेंट कर लेना, कभी भी मैच आ सकता है। जिंदगी का मजा जीसा लेने में है, तो इसीलिए जब तक जिंदा है जीसा लेते रहिए। आप जीसा नहीं लेंगे, जिस दिन आपका जिंदगी जीसा ले लिया आपसे तो ऊपर ही पहुंचेंगे डायरेक्ट। देखिए, नीदर राम नॉर हिज चिल्ड्रन, क्या आएगा? वर। क्यों आएगा? क्योंकि देखो ये वर्ब है और वर्ब के करीब दो हो सकता है, एक चिल्ड्रन और एक राम, लेकिन वर्ब के करीब कौन है? तो चिल्ड्रन के मुताबिक यहां पे क्या आ जाएगा? हम वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कहते हैं नीदर राम, नहीं राम और नहीं उसका बच्चा, दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है, राम न उसका बच्चा इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमिटी के मुताबिक हम नियरेस्ट के मुताबिक इस्तेमाल करेंगे, और यहां पे वज नहीं, क्या आएगा? वर। देयर आर ईदर सम मिल्क। अब देखो यहां पे वर्ब क्या है? आर है। वर्ब क्या है? आर है। और आर के करीब कौन? मिल्क या फिर शुगर। अगर शुगर भी होता तो शुगर और मिल्क दोनों अनकाउंटेबल नाउन है, और वर्ब क्या आएगा? हमेशा सिंगुलर। घबराना मत, अनकाउंटेबल नाउन की पहचान कैसे होगी ये भी हम जानेंगे। नॉट ओनली यू बट ऑल्सो आई, सिर्फ तुम ही नहीं बल्कि मैं भी, आर एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट, क्या आएगा? एम का इस्तेमाल करें। क्या आएगा? एम का। तो इधर नीदर, सॉरी, इधर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, या फिर और, नियरेस्ट के मुताबिक। रीजन क्या है? कि दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं, और जो इंपॉर्टेंट है तो नियरेस्ट के मुताबिक आएगा। ये बात करते हैं पॉइंट ऑफ व्यू नंबर 15। ये भी हजारों बार, करोड़ों बार हमारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। सारे वॉशरूम सही हो गए हैं? सही नहीं हुआ है ना अभी, तो सही कैसे हो गया? मतलब 100% ओके हो चुका है, तो जब तक 100% ओके नहीं तो कैसे बोलते तो सही हो गया है? छप लिए, छप गया सब। अब ध्यान दिया प्लीज, मात्र आपका 5 मिनट लूंगा, 5 मिनट में ही सब कुछ सही हो जाएगा। नीचे चालू हो गया, कर दो भाई। अ नंबर ऑफ, देखिए अ नंबर ऑफ, मेरे साथ बोलिए कम से कम 10 बार। अ नंबर ऑफ, 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 अ नंबर ऑफ। अ नंबर ऑफ का मतलब क्या हुआ? मैनी। अ नंबर ऑफ मतलब अ नंबर ऑफ
अ नंबर ऑफ। तो बताओ मेनी के बाद आने वाला नाउन कैसा होना चाहिए, और उसके बाद वर्ब कैसा होना चाहिए। तो मेनी का सिनोनिम कौन है, अ नंबर ऑफ। तो अ नंबर ऑफ के बाद प्लूरल नाउन प्लूरल, लेकिन जो अ नंबर है वैसा ही द नंबर नहीं है। और देखने में लगता है सिंगुलर और लगा देते सिंगुलर, लेकिन नहीं, अ नंबर का मतलब होता है मेनी, और इसके बाद आने वाला नाउन और वर्ब दोनों होना चाहिए प्लूरल। फिर द नंबर के साथ अर्थ में बदलाव कैसे हो गया। तो देखिए द नंबर का मतलब होता है किसी व्यक्ति किसी वस्तु की संख्या। द नंबर का मतलब होता है व्यक्ति और वस्तु की संख्या। तो बात किसकी कर रहे हो आप, वस्तु की बात कर रहे हो या वस्तु की संख्या, संख्या की बात कर रहे हो ना। अब देखो अ नंबर ऑफ बॉयज हैव कम, अ नंबर ऑफ बॉयज हैव कम, तो क्या अर्थ हुआ इसका, बहुत सारे बच्चे कौन आया है, कौन आया है, यानी बात हो रही है बच्चे की। अ नंबर ऑफ बॉयज हैव कम, हु हैव कम, हु हैज कम, बॉयज, हु हैज कम, बॉयज, यानी बात हो रही है बॉयज की, बॉयज है प्लूरल, वर्ब आएगा। लेकिन जब मैं कहता हूं द नंबर ऑफ बॉयज, द नंबर ऑफ बॉयज मतलब द नंबर ऑफ बॉयज बच्चों की, द नंबर ऑफ बॉयज, द नंबर ऑफ बॉयज बच्चों की, द नंबर ऑफ गर्ल्स, द नंबर ऑफ गर्ल्स, द नंबर ऑफ विडोज, द नंबर ऑफ विडोज, द नंबर ऑफ विडोअर्स, द नंबर ऑफ फिलैंडर्स, फिलैंडर्स की। तो बताओ बात किसकी कर रहे हो, फिलैंडर की या उसकी संख्या, संख्या की बात हो रही है। और संख्या सिंगुलर या प्लूरल, संख्या सिंगुलर या प्लूरल। तो स्वाभाविक है जब सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ तो वर्ब क्या होना चाहिए। तो ध्यान से सुनना, बिल्कुल 2 मिनट और लूंगा। द नंबर ऑफ बॉयज इज इंक्रीजिंग, व्हाट इज इंक्रीजिंग, द नंबर, द नंबर, और नंबर किसी का भी हो सकता है, लेकिन जो इंक्रीज कर रहा है वो क्या है, नंबर, बच्चों की। द नंबर ऑफ गर्ल्स इज और आर, द नंबर ऑफ बॉयज, द नंबर ऑफ लीडर्स, द नंबर ऑफ कंट्रीज, इन सब में बात किसकी हो रही है, द नंबर, द नंबर। और नंबर ऑफ टीचर्स, और नंबर ऑफ टीचर्स, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि अ नंबर मतलब होगा एक से ज्यादा, और द नंबर मतलब होता है किसी चीज की संख्या, चाहे व्यक्ति की हो या वस्तु की। एग्जांपल लिखेंगे आप, अ नंबर ऑफ, अ नंबर ऑफ टीचर्स a number of teachers is, a number of teachers is available, available, available in Mukherjee Nagar to teach you, to teach you. A number of teachers is available in Mukherjee Nagar to, सही या गलत, क्या आएगा, आर आएगा, किसके मुताबिक, अ नंबर ऑफ टीचर्स, टीचर्स अवेलेबल है। और हम लिखते द नंबर ऑफ टीचर्स इज अवेलेबल, तो वाक्य गलत हो जाएगा कि टीचर की संख्या मौजूद थोड़ी होगी, टीचर्स मौजूद होंगे। लिखेंगे द नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, the number of intelligent students are increasing day by day, are increasing day by day. मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, और बिना कुछ किए यूं ही जय जयकार नहीं होती। तो मेहनत तो करना पड़ेगा आपको। आज के बाद मेरे प्यारे भाई बहनों इसको सही कर लीजिएगा। द मुझे दिखाना एक बार, द नंबर ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स इज इंक्रीजिंग डे बाय। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस टाइम, एंजॉय योरसेल्फ, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। रोहतक वाले बच्चों के बहुत बहुत नमस्कार, बुराई रोड वाले, पटना वाले, और गलत
क्या आएगा?